अब हम चौथा अध्याय स्टार्ट करेंगे। भारत का इतिहास इसके भूगोल के सामान्य ज्ञान के बिना समझा नहीं जा सकता। भारतीय उपमहाद्वीप उतना बड़ा है जितना रूस को छोड़ सारा यूरोप। इसका कुल क्षेत्रफल 42,02,500 वर्ग मीटर है। ये उपमहाद्वीप 5 देशों में बटा है: भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान एंड नल्ला पाकिस्तान। भारत की आबादी 98.5 करोड़ के लगभग है। इसमें 25 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश एनसीआर सहित है। इसमें कई राज्य यूरोप के देशों से बड़े हैं, जैसे क्षेत्रफल में बिहार इंग्लैंड के बराबर है। यूरोप के कई देश मध्य प्रदेश से छोटे हैं। भारतीय उपमहाद्वीप एक स्पष्ट भौगोलिक इकाई है और इसका अधिकांश भाग उष्णकटिबंध में पड़ता है। किसमें पड़ता है? उष्णकटिबंध में। भारत के इतिहास में मानसून की महत्वपूर्ण भूमिका है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून यहाँ जून से अक्टूबर तक रहता है और देश के अधिकांश क्षेत्र विभिन्न मात्रा में पानी बरसता है। प्राचीन काल में सिंचाई का कोई विशेष महत्व नहीं था और खेती वर्षा पर ही निर्भर थी। आज जिसे हम उत्तर भारत में खरीफ फसल कहते हैं, वह प्राचीन काल में मुख्यतः दक्षिणी पश्चिम मानसून पर आश्रित थी। पश्चिमी विक्षोभ से उत्तरी भारत में जाड़े में वर्षा होती है, जहां उस समय गेहूं, जौ आदि प्रमुख फसलें होती थी। प्रायद्वीपीय भारत के कुछ भाग, विशेष रूप से तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में ज़्यादातर वर्षा उत्तरी पूर्वी मानसून से होती है, जिसका समय मध्य अक्टूबर से लेकर मध्य दिसंबर तक होता है। जब ईसा से पहली सदी के आसपास मानसून की दिशा मालूम हो गई, व्यापारी लोगों ने उत्तरी पश्चिमी मानसून के सहारे जहाज़ों पर सवार हो पश्चिमी एशिया और भूमध्य सागरीय क्षेत्र से चलकर भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया आना और फिर उत्तर पूर्वी मानसून के उतरने पर पश्चिम की ओर लौट जाना शुरू किया। भारत मानसून के ज्ञान के फलस्वरूप पश्चिम एशिया, भूमध्य सागरीय क्षेत्र और दक्षिण पूर्वी एशिया से व्यापार करने और सांस्कृतिक संपर्क स्थापित करने में समर्थ हो गया। भारत उत्तर में हिमालय से और शेष 3 दिशाओं में समुद्र से घिरा है। हिमालय साइबेरिया से चलकर मध्य एशिया को पार करने वाला उपध्रुवीय ठंडी हवाओं को रोकता है और इस प्रकार हमारे देश की रक्षा करता है। यही कारण है कि उत्तर भारत की जलवायु पूरे साल काफ़ी गर्म रहती है। मैदानों में अधिक जाड़ा नहीं पड़ने से यहाँ के लोगों को बहुत अधिक कपड़े नहीं पहनने पड़ते और वे खुले में अधिक समय तक रह सकते हैं। दूसरे, हिमालय बहुत ऊंचा होने के कारण उत्तर से होने वाले हमलों से देश की रक्षा भी करता है। ये बात उन दिनों विशेष रूप से लागू थी जब औद्योगिक युग नहीं आया था और संचार साधन इतने विकसित नहीं हुए थे। फिर भी उत्तर पश्चिम में सुलेमान पर्वत श्रृंखला, जो दक्षिण की ओर हिमालय पर्वत श्रृंखला की ही एक कड़ी है, खैबर, बोलन और गोमल दर्रे से पार की जा सकती थी। दक्षिण की ओर सुलेमान पर्वत श्रृंखला बलूचिस्तान में किरथर सुलेमान पर्वत श्रृंखला से जुड़ी है, जिसे बोलन दर्रे से पार किया जा सकता है। इन दर्रों से भारत और मध्य एशिया के बीच प्रागैतिहासिक काल से ही आवागमन होता आया है। ईरान, अफगानिस्तान और मध्य एशिया के अनेक लोग हमलावरों और अप्रवासियों के रूप में भारत आए, यहाँ से वहाँ गए। जहाँ तक कि हिमालय पर्वत श्रृंखला का पश्चिमी विस्तार, जो हिंदू कुश कहलाता है, सिंधु और ऑक्सस के बीच पार लोग आते जाते थे। ये दर्रे एक और भारत और दूसरी ओर मध्य एशिया और पश्चिम के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध स्थापन में बड़े सहायक हुए हैं। हिमालय में ही कश्मीर और नेपाल की उपत्यकाएं हैं। उपत्यका यानी कि शिखर, उपत्यकाएं मतलब शिखर। और कश्मीर की घाटी चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरी हुई है। इससे उसने अपनी अलग तरह की जीवन पद्धति विकसित कर ली, लेकिन यहाँ कई दर्रों द्वारा पहुँचा जा सकता है। इस घाटी में कड़ा जाड़ा पड़ता है। यहाँ के अनेक लोगों को सर्दियों में नीचे मैदानों में उतर जाना पड़ता था और गर्मियों में मैदानों में भेड़ बकरी चराने वाले यहाँ चले आते थे। इस तरह मैदानों और घाटी के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान बना हुआ था। कश्मीर को मध्य एशिया के इलाकों में बौद्ध धर्म के प्रसार का केंद्र स्थल बनाने में पामीर का पठार कोई बाधक नहीं हुआ। नेपाल की घाटी आकार में छोटी है। गंगा के मैदानी इलाकों के
लोगों ने यहाँ पहुँचने के लिए अनेक दर्रे ढूंढ निकाले थे। कश्मीर की तरह इस घाटी में भी संस्कृत की उन्नति खूब हुई। दोनों ही उपत्यकाएं संस्कृत पांडुलिपियों का सबसे बड़ा भंडार रही है। मैदानों की कचारी मिट्टी में पनपे घने जंगलों की अपेक्षा हिमालय की तराइयों के जंगलों को साफ करना आसान था। इन तराइयों में बहने वाली नदियाँ कम चौड़ी होती हैं, अतः उन्हें पार करना कठिन न था। यही कारण है कि प्रारंभिक यात्रा मार्ग हिमालय की तराइयों में ही पश्चिम से पूर्व और पूर्व से पश्चिम की ओर विकसित हुए। संभवतः इन्हीं कारणों से ईसा पूर्व 6ठी सदी में सबसे पुरानी कृषि बस्तियां तराई वाले इलाकों में ही बनी और यहीं के रास्ते व्यापार के लिए अपनाए गए। ऐतिहासिक भारत का वक्ष स्थल उन महत्वपूर्ण नदियों का क्षेत्र है जो उष्णकटिबंधीय मानसूनी वर्षा से लबालब भरी रहती है। नदियों के ये क्षेत्र सिंधु का मैदान, सिंधु गंगा जल विभाजक, गंगा की घाटी और ब्रह्मपुत्र की घाटी है। ज्यों ज्यों हम पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हैं त्यों त्यों पाते हैं कि वार्षिक वृष्टिमान क्रमशः 25 सेंटीमीटर से बढ़ते बढ़ते 250 सेंटीमीटर तक पहुंच जाता है। ये 25 सेंटीमीटर आपका राजस्थान में ठीक है होता है। फिर ऐसे जाते हो तो आपको मेघालय, मासिनराम, ये वहाँ से जाओगे तो 250 सेंटीमीटर तक पहुंच जाता है। ठीक है, 25 से 37 सेंटीमीटर वर्षा द्वारा पोषित सिंधु प्रदेश के पेड़ पौधे को और संभवतः 37 से 60 सेंटीमीटर वर्षा द्वारा पोषित पश्चिमी गंगा घाटी के पेड़ पौधों को भी पत्थर और तांबे के औजारों से काटकर जमीन को कृषि योग्य बनाना संभव था। परंतु 60 से 125 सेंटीमीटर वर्षा द्वारा पोषित मध्य गंगा घाटी के जंगलों के बारे में ऐसा संभव नहीं था और 125 से 250 सेंटीमीटर वर्षा से पोषित ब्रह्मपुत्र घाटी के जंगलों के बारे में तो कतई संभव नहीं था। घने जंगलों और साथ ही कठोर भूमि वाले इन प्रदेशों को साफ करना लोहे के औजारों से भी संभव था, परंतु लोहे के औजार तो बहुत बाद में विकसित हुए। अतः प्राकृतिक संपदाओं का इस्तेमाल पहले कम और वर्षा वाले पश्चिमी प्रदेश में ही किया गया और बड़ी बस्तियों का विस्तार आमतौर से पश्चिम से पूर्व की ओर होता गया। सिंधु और गंगा के मैदानों में शुरू हुई खेती से यहाँ बढ़िया फसल होने लगी और इससे एक के बाद एक कई संस्कृतियों का संवरण किया। सिंधु और गंगा के पश्चिमी मैदानों में मुख्यतः गेहूं और जौ की उपज होती थी, जबकि मध्य तथा निचले गंगा के मैदानों में मुख्यतः चावल पैदा किया जाता था। चावल गुजरात और विंध्य पर्वत के दक्षिण के लोगों का भी मुख्य भोजन बन गया। हड़प्पा संस्कृति का उद्भव और विकास सिंधु की घाटी में हुआ। वैदिक संस्कृति का उद्भव पश्चिम उत्तर प्रदेश और पंजाब में हुआ और विकास पश्चिमी घाटी में वैदिकोत्तर संस्कृति जो मुख्यतः लोहे के प्रयोग पर आश्रित थी मध्य गंगा घाटी में फली फूली। निचली गंगा घाटी और उत्तरी बंगाल को वास्तव में गुप्त युग में उत्कर्ष मिला। अंत में असम सहित समूची ब्रह्मपुत्र घाटी को आरंभिक मध्य युग में महत्व प्राप्त हुआ। प्रमुख शक्तियां इन घाटियों और मैदानों पर प्रभुत्व पाने के लिए आपस में लड़ती रही और इनमें से भी ये शक्तियां गंगा यमुना दोआब के लिए भी विशेष लोलुप रही और इसके लिए संघर्ष होते रहे। नदियां वाणिज्य और संसार की मानो धमनियाँ थी ठीक है, और प्राचीन काल में सड़क बनाना कठिन था, इसलिए आदमियों और वस्तुओं का आवागमन नावों से होता था। अतः नदी मार्ग सैनिक और वाणिज्य संचार में बड़े ही साधक हुए। अशोक द्वारा स्थापित परस्पर स्तंभ नावों से ही देश के दूर दूर स्थानों तक पहुंचाए गए। संचार साधन के रूप में नदियों की यह भूमिका ईस्ट इंडिया कंपनी के दिनों तक कायम रही। इसके अलावा नदियों की बाढ़ का पानी आसपास के क्षेत्रों में फैलता था और उन्हें उपजाऊ बनाता था। इन नदियों से नहरें भी निकाली गई थी, किंतु नदियों की भारी बाढ़ से हर साल उत्तरी मैदानों में गांव और शहर तबाह हो जाते थे। इस प्रकार अनेक प्राचीन इमारतें बाढ़ों में बहकर नष्ट हो गई। फिर भी हस्तिनापुर, प्रयाग और वाराणसी और पाटलिपुत्र जैसे अनेक नगर और राजधानियां नदी तट पर बसी थी। आजकल नए शहरों की स्थापना रेल मार्गों या सड़कों के संगम पर की जाती है अथवा औद्योगिक या खान वाले क्षेत्रों में, लेकिन औद्योगिक युग के आरंभ से पहले नगर अधिकतर नदी के तट पर ही स्थापित होते थे। सबसे बढ़कर नदियों ने राजनीतिक और सांस्कृतिक सीमाओं का काम किया है और ये काम पर्वतों ने भी किया है। उदाहरणार्थ भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी भाग में आज के ओडिशा का समुद्री तटवर्ती प्रदेश जो कलिंग देश कहलाता था, उसकी उत्तरी सीमा महानदी थी और दक्षिण सीमा गोदावरी। इस प्रकार आंध्र प्रदेश के उत्तर में गोदावरी और दक्षिण में कृष्णा है और इन दोनों नदियों के मुहानों के मैदानों को ईस्वी सन के आरंभ काल में अचानक ऐतिहासिक महत्व मिला।
तब सातवाहनों और उनके उत्तराधिकारियों के शासनकाल में यहाँ अनेक नगर और बंदरगाह स्थापित हुए। फिर तमिलनाडु का अधिकतर भाग उत्तर में कृष्णा नदी और दक्षिण में कावेरी नदी से घिरा है। कावेरी नदी घाटी में वैगई नदी तक और उत्तर से पेन्नार नदी तक फैली हुई है। यह स्वतंत्र भौगोलिक क्षेत्र और ईसवी सन के आरंभ में थोड़े पहले यहाँ चोल शासन स्थापित हुआ था। यह प्रदेश उत्तरी तमिलनाडु से अलग था। इस उत्तरी तमिलनाडु ने जो उच्च भूमि वाला प्रदेश था, पल्लव शासनकाल में ईसा की 4वीं-6वीं सदियों में प्रसिद्धि पाई। इसके प्रायद्वीपीय का पूर्वी भाग कोरोमंडल समुद्र तट से घिरा हुआ है। यद्यपि पूर्वी घाट समुद्र तट रेखा के पार्श्व में ही है, तथापि ये अधिक ऊंचे नहीं है। पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इसमें अनेक रास्ते बना दिए हैं। इसलिए प्राचीन काल में पूर्वी समुद्र तट तथा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के अन्य भागों के बीच आवागमन में कठिनाई नहीं थी। अरिकमेडु आधुनिक नाम महाबलीपुरम और कावेरीपट्टनम के बंदरगाह कोरोमंडल तट पर ही अवस्थित थे। प्रायद्वीप के पश्चिमी भाग में ऐसी सुस्पष्ट प्रादेशिक इकाइयाँ नहीं है, परंतु उत्तर में ताप्ती, दमनगंगा और दक्षिण में भीमा के बीच का प्रदेश महाराष्ट्र के रूप में पहचाना जा सकता है। ठीक है, उत्तर में भीमा और ऊपरी कृष्णा तथा दक्षिण में तुंगभद्रा के बीच का प्रदेश कर्नाटका के रूप में पहचाना जा सकता है। तुंगभद्रा के उत्तर और दक्षिण में स्थित युद्धरत व्यक्तियों के बीच इस नदी ने लंबे समय तक प्राकृतिक सीमा का काम किया। एक और बादामी के चालुक्यों और राष्ट्रकूटों को तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में अपनी सत्ता फैलाने में कठिनाई हुई, तो दूसरी ओर पल्लवों और चोलों को इस नदी के उत्तर में राज्य विस्तार करने में कठिनाई हुई। प्रायद्वीपीय के सुदूर दक्षिण पश्चिम के तटीय प्रदेश में आजकल का केरल राज्य है। प्रायद्वीप का समुद्र तटवर्ती पश्चिमी भाग मालाबार तट कहलाता है, जिसके इस तट पर कई बंदरगाह और छोटे छोटे राज्य स्थापित हुए। फिर भी इस तटीय प्रदेश और समीप के महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरल के प्रदेशों के बीच आवागमन में ऊंचे पश्चिमी घाट कठिनाइयाँ पैदा करते थे, क्योंकि इनके दर्रों को पार करना आसान नहीं है। उत्तर में सिंधु और गंगा की नदी प्रणालियाँ और दक्षिण में विंध्यन श्रृंखला, इन दोनों के बीच का विस्तृत प्रदेश अरावली पर्वतों द्वारा 2 भागों में बटा हुआ है। अरावली पर्वतों से पश्चिम का भूभाग थार मरुभूमि में पड़ता है। हालांकि राजस्थान का हिस्सा भी इस क्षेत्र में पड़ता है। प्राचीन काल में इस विस्तृत मरुभूमि में बस्तियां संभव नहीं थी। फिर भी इस मरुभूमि में कुछ उर्वर मरु उद्यान थे, जहाँ कहीं कहीं बस्तियां थी, और आरंभ काल से ही ऊँटों के सहारे मरुभूमि पार करना संभव था। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग प्राचीन काल से ही अपेक्षाकृत उपजाऊ रहा है। इसके अलावा खेतड़ी की तांबे की खानें भी उसी क्षेत्र में होने से वहाँ ताम्रपाषाण युग से ही बस्तियाँ बनती रही। राजस्थान की सीमा गुजरात के उपजाऊ मैदानों में जा मिलती है। नर्मदा, ताप्ती, माही और साबरमती नदियाँ इस प्रदेश को पार करती हुई समुद्र में गिरती है। दक्कनी पठार के पश्चिमोत्तर छोर पर स्थित इस गुजरात प्रदेश में कम वर्षा वाला क्षेत्र काठियावाड़ वाला प्रायद्वीप भी शामिल है। इस राज्य का तटीय क्षेत्र काफ़ी दंतुर होने के कारण यहाँ कई बंदरगाह बने हुए हैं। यही कारण है कि प्राचीन काल से ही गुजरात समुद्र तटीय और विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध रहा है, और यहाँ के लोगों ने अपने को उद्यमशील व्यापारी सिद्ध किया है। गंगा जमुना दोआब के दक्षिण में मध्य प्रदेश राज्य है, जो पश्चिम में चंबल नदी और पूर्व में सोन नदी और दक्षिण में विंध्यन पर्वत और नर्मदा नदी से घिरा है। इसके उत्तरी भाग में उपजाऊ मैदान है। आजकल मध्य प्रदेश हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश नहीं है। यहाँ बुक पहले के इसलिए यहाँ पे दिया। यहाँ मोटे तौर पर पूर्वी और पश्चिमी 2 भागों में बांटा जा सकता है। पूर्वी भाग को, जो ज़्यादातर विंध्यन पर्वत से घिरा है, गुप्त वंश के समय ईसा की 4वीं-5वीं सदियों में ऐतिहासिक महत्व मिला था, परंतु पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा का वो भूभाग शामिल है जो ईसा पूर्व 6वीं सदी से ऐतिहासिक क्रियाकलापों का क्षेत्र रहा है। गुजरात के बंदरगाहों के लिए मालवा महत्वपूर्ण पृष्ठ प्रदेश, भीतरी प्रदेश था, और इसलिए मालवा तथा गुजरात पर अधिकार स्थापित करने के लिए दक्कन और उत्तरी शक्तियों के बीच अनेक युद्ध हुए। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र पर अधिकार जमाने के लिए ईसा की 1वीं और 2री सदियों में शकों और सातवाहनों ने लड़ाइयाँ लड़ी, और 18वीं सदी में मराठों और राजपूतों ने भी ऐसी लड़ाइयाँ लड़ी। नदियों द्वारा कहीं कहीं पर्वतों द्वारा घिरा और कहीं कहीं डेल्टा और पठार रूप वाला ऐसा प्रत्येक प्रदेश एक राजनीतिक और प्रशासनिक इकाई था, जहां विभिन्न राजवंशों के शासन का उत्थान पतन होता रहा। विशाल देश में यातायात की कठिनाइयों को और प्राकृतिक सीमाओं को
की मजबूती को देखते हुए शासक वर्ग के लिए यहाँ यह आसान नहीं था कि अन्य सारे प्रदेशों पर भी अपना शासन स्थापित कर सके। शनय शनय प्रत्येक प्रदेश ने एक ऐसी पृथक सांस्कृतिक इकाई का रूप धारण किया जिसकी अपनी अपनी भाषा और जीवन पद्धति बन गई। परंतु उत्तरी और पश्चिमी भारत की अधिकांश भाषाएं एक ही मूल हिंद आर्य भाषा से विकसित हुई है और इसलिए इनमें बहुत ही तात्विक समानता दिखाई देती है। एक और भी महत्व की बात यह है कि लगभग सारे देश में संस्कृत का विकास होने लगा और वह समझी भी जाने लगी। विंध्य श्रृंखला देश को पूर्व से पश्चिम तक बीचों बीच विभक्त करती है और इस प्रकार उत्तर भारत और दक्षिण भारत की विभाजक रेखा बनी हुई है। द्रविड़ भाषा बोलने वाले लोग विंध्यन के दक्षिण में रहते हैं और भारतीय आर्य भाषा बोलने वाले लोग इसके उत्तर में। दोनों के बीच के मध्य के क्षेत्र में आदिवासी लोग रहते थे, जहाँ वे आज भी है। पश्चिमी और पूर्वी घाटों के तटवर्ती क्षेत्रों में अप्रवासी और व्यापारी लोग आ बसे। दक्षिण में विदेशी व्यापार खूब चला। विंध्यन की यह सीमा अलग नहीं है। प्राचीन काल में संचार व्यवस्था की कठिनाइयों के बावजूद उत्तर के लोग दक्षिण पहुंचते और दक्षिण के लोग उत्तर। परिणामत संस्कृति और भाषा का आदान प्रदान हुआ। उत्तर की शक्तियों ने बार बार दक्षिण में प्रवेश किया और दक्षिण के शासकों ने उत्तर में। धर्म प्रचारकों और सांस्कृतिक नेताओं विशेषतः ब्राह्मणों पर भी यही बात लागू होती है। दोनों ओर का ये आवागमन निरंतरता जारी रहा और इसने सामरिक संस्कृति के विकास में योगदान दिया। मैप देख लेते हैं आपका, इसमें साफ से नहीं दिख रहा है बट देखने की कोशिश करते हैं। ये आपका मालवा पठार है, विंध्यन है, ये रावली है और दक्कन का पठार ये आपका, और ये पूर्वी घाट है, ठीक है, छोटा नागपुर, और जो बाकी इसमें क्लियर नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, ये वार्षिक वर्षा वाला स्थान है, ठीक है, खास इम्पोर्टेंट नहीं। नेक्स्ट, ठीक है, शुरू कर पास। यद्यपि देश के अधिकांश प्रदेशों की अपनी सुनिश्चित प्राकृतिक सीमाएं थी, परंतु प्रत्येक देश में जीवन यापन के लिए अपेक्षित समुचित संपदा नहीं थी। इसलिए प्रागैतिहासिक काल से ही धातुओं और अन्य आम जरूरतों की पूर्ति के लिए देश के विभिन्न क्षेत्रों में पारस्परिक संबंधों का जाल बिछ गया था। प्राकृतिक संपदा के उपभोग का देश के इतिहास में विशिष्ट महत्व है। जब तक लोगों की बस्तियां बड़े पैमाने पर नहीं फैली थी, भारी वर्षा की बदौलत भारत के मैदानों का बहुत बड़ा हिस्सा घने जंगलों से भरा था। इन जंगलों से शिकार के अलावा पशुओं का चारा, ईंधन और लकड़ी प्राप्त होती थी। प्राचीन काल में जब पकाई हुई ईंटों का अधिक इस्तेमाल नहीं होता था, लकड़ी के मकान और लकड़कोट बनाए जाते थे। इनके अवशेष पाटलिपुत्र में मिले हैं, जहां देश की पहली प्रमुख राजधानी स्थापित हुई थी। मकान और औजार बनाने के लिए सभी किस्म के पत्थर, बलुआ पत्थर देश में उपलब्ध थे। सहज ही भारत में सबसे पुरानी बस्तियां पहाड़ी इलाकों में और पहाड़ों के बीच की नदी घाटियों में स्थापित हुई थी। ऐतिहासिक युगों में पत्थर के मंदिरों और प्रस्तर मूर्तियों का निर्माण उत्तर भारत के मैदानों की अपेक्षा दक्कन तथा दक्षिण भारत में अधिक संख्या में हुआ है। तांबा देश भर में व्यापक रूप से बिखरा है। तांबे की परम समृद्ध खानें छोटा नागपुर के पठार में विशेषकर सिंहभूम जिले में पाई जाती है। तांबे की यह पट्टी 130 किलोमीटर लंबी है और पता चलता है कि प्राचीन काल में वहां से तांबा निकाला जाता था और तांबे के इस्तेमाल करने वाले बिहार के सबसे पुराने निवासियों ने सिंहभूमि और हजारीबाग के तांबे की इन खानों का उपयोग किया था। दक्षिण बिहार और मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में तांबे के बहुत से औजार मिले हैं। तांबे के विपुल भंडार राजस्थान के खेतड़ी के खानों में भी मिले हैं। इनका उपयोग पाकिस्तान, नल्ला, राजस्थान, गुजरात और गंगा यमुना दोआब में रहने वाले प्राक वैदिक और वैदिक दोनों लोगों ने ही किया। खेतड़ी इलाके में तांबे के बहुत से सेल्ट आदिम कुल्हाड़े पाए गए हैं और वे लगभग 1000 ईसा पूर्व से पहले की अवधि के प्रतीत होते हैं। चूंकि तांबा उपयोग में लाई गई पहली धातु थी, इसलिए हिंदू इस धातु को पवित्र मानने लगे और ताम्र पात्रों का धार्मिक अनुष्ठानों में व्यवहार होने लगा। आज हमारे देश में टिन का उत्पादन नहीं होता है।
ध्यान रखना, टिन का उत्पादन नहीं होता है। और प्राचीन काल में भी ये धातु कम ही उपलब्ध थी। कुछ साक्ष्य मिलते हैं कि ये धातु राजस्थान और बिहार में पाई जाती थी, परंतु अब इसके भंडार समाप्त है। चूँकि तांबे और टिन को मिलाने से ही कांसा बनता है, इसलिए हमें प्रागैतिहासिक काल की कांस्य वस्तुएं अधिक नहीं मिलती है। हड़प्पा संस्कृति के लोग संभवतः राजस्थान से कुछ टिन प्राप्त करते थे, परंतु वे टिन का आपात मुख्यतः अफगानिस्तान से करते थे, और वह भी सीमित मात्रा में ही। यही कारण है कि हड़प्पाई लोग कांसे के औजारों का प्रयोग तो करते थे, लेकिन वहाँ पर ऐसे औजार पश्चिमी एशिया, मिस्र और क्रीट की अपेक्षा कम ही मिले हैं, और जो मिले हैं उनमें टिन की मात्रा कम है। अतः भारत के अधिकतर हिस्से में वास्तव में कांस्य युग अर्थात ऐसा युग जिसमें औजार और हथियार अधिकतर कांसे के होते थे, ठीक से आया ही नहीं। ईस्वी सन के आरंभिक शतकों से ही भारत का घना संपर्क बर्मा और मलय प्रायद्वीपों के साथ कायम हुआ। वहाँ टिन के विपुल भंडार है। फलस्वरूप बड़े पैमाने पर कांसे का इस्तेमाल होने लगा, विशेषतः दक्षिण भारत में बनने वाली देव प्रतिमाओं में। बिहार में मिली पालकालीन कांस्य प्रतिमाओं के लिए टिन संभवतः हजारीबाग और रांची से प्राप्त किया गया था, क्योंकि हजारीबाग में पिछले सदी के मध्यकाल तक टिन के अयस्क को गलाने का काम होता था। भारत में लो अयस्क में समृद्ध रहा है। भारत लो अयस्क में समृद्ध रहा है, और यह मुख्यतः दक्षिण बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश और कर्नाटका में पाया जाता है। कहाँ पे? दक्षिण बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश और कर्नाटका में पाया जाता है। एक बार अयस्क गलाने की विधि, धोकनी का इस्तेमाल, इस्पात बनाने की कला सीख लेने पर युद्ध के काम में लोहे का प्रयोग संभव हो गया, परंतु लोहा इससे कहीं अधिक उपयोगी सिद्ध हुआ। जंगल को साफ करने और गहरी और नियमित खेती करने में। मगध में ईसा पूर्व 6ठी और 7वीं सदियों में जो पहला साम्राज्य स्थापित हुआ था, उसका प्रमुख कारण यही बताया जाता है कि इस प्रदेश को ठीक दक्षिण में लोहा उपलब्ध था। बड़े पैमाने पर लोहे का उपयोग करके ही अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैन में थी, और ईसा पूर्वी 6ठी और 5वीं सदियों का महत्वपूर्ण राज्य बन गई थी। सातवाहनों ने विंध्य के दक्षिण में उदित हुई अन्य सत्ताओं ने भी शायद आंध्र और कर्नाटका के लो अयस्कों का इस्तेमाल किया था। आंध्र प्रदेश में सीसा भी मिलता है। यही कारण है कि ईसा की 2 आरंभिक सदियों में आंध्र और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों पर शासन करने वाले सातवाहनों ने बड़ी संख्या में शीशे के सिक्के जारी किए। सीसा राजस्थान के जेवर से भी प्राप्त किया गया था। हमारे देश के सबसे पहले के सिक्के, जिन्हें आहत यानी पंचमार्क्ड सिक्के कहते हैं, मुख्यतः चांदी के हैं। यद्यपि देश में ये धातु विरल ही मिलती है, परंतु प्राचीन काल में मुंगेर जिले की खड़गपुर पहाड़ियों में चांदी की खानें मौजूद थी। अकबर के समय तक इन खानों के उल्लेख मिलते हैं। यही कारण है कि बिहार में मिले सबसे पुराने आहत सिक्के चांदी के हैं। प्रचुर स्वर्ण कण नदी धाराओं में बने जमावों से चुने जाते थे, जहां से हिमालय के जल धाराओं में बहकर मैदानों में आ जाते थे। ऐसी जमावों को प्लेसर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसी जमावों को प्लेसर्स कहते हैं। सोना कर्नाटक की कोलार खानों से भी मिलता है। सोने का सबसे पुराना अवशेष 1800 ईसा पूर्व के आसपास कर्नाटक के एक नवपाषाण युगीन स्थल में मिला है। इन खानों से सोना निकाले जाने के बारे में हमें ईसा की दूसरी सदी के आरंभ तक कोई जानकारी नहीं मिलती है। कोलार दक्षिण कर्नाटक की गंगवशियों की प्राचीनतम राजधानी माना जाता है। कोलार क्या है? दक्षिण कर्नाटक में जो गंगवश थे उनकी प्राचीनतम राजधानी है। क्या? किसकी है? गंगवंशियों की। कौन? कोलार। प्राचीन काल में उपयोग में लाया गया अधिकांश सोना मध्य एशिया और रोमन साम्राज्य से प्राप्त किया गया था। इसलिए स्वर्ण मुद्रा का नियमित प्रचलन ईसा की आरंभिक 5 सदियों में हुआ था, पर लंबी अवधि तक स्वर्ण मुद्रा चलाते रहने के लिए यहाँ पर्याप्त स्रोत नहीं था। इसलिए बाहर से सोने का आयात बंद होते ही स्वर्ण मुद्रा दुर्लभ हो गई। प्राचीन भारत में, विशेषतः मध्य भारत, उड़ीसा और दक्षिण भारत में भांति भांति के रत्नों और मोतियों का भी उत्पादन होता था। ईसा की आरंभिक सदियों में रोमन लोग भारत की जिन व्यापार वस्तुओं के लिए लालायित रहते थे, उनमें रत्नों का प्रमुख स्थान था। ये अभ्यास प्रश्न है। भारत के प्रमुख भौगोलिक जो क्षेत्र है उसका वर्णन करें। अभ्यास प्रैक्टिस कर सकते हो आप, इसकी मेंस की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये सबसे बेस्ट सोर्सेज है मेंस की प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है।
ठीक है। इतिहास को समझने के लिए भौगोलिक स्वरूप की जानकारी क्यों आवश्यक है? प्राचीन भारतीय इतिहास से उदाहरण लेते हुए विवेचन करें। बिल्कुल बताएं कि भारत में कौन सी प्रमुख धातुएं पाई जाती थी और प्राचीन काल में इनका क्या क्या उपयोग किया जाता था। ठीक है। प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति के विकास में अनेकता में एकता लाने में भौगोलिक ढांचे का क्या हाथ है? विवेचना। भारत के बाह्य रेखीय मानचित्र में निम्नलिखित स्थान अंकित करें। खैबर, बोलन, गोमल, हस्तिनापुर, प्रयाग, वाराणसी पर ये अरिकमेडू और हजारीबाग, महाबलीपुरम, कंवरीपट्टनम ये भी इम्पोर्टेंट है। सिंहभूमि, कोलार, खेतरी ये राजस्थान में, उज्जैन मध्य प्रदेश में, कोलार कर्नाटका में, सिंहभूमि उड़ीसा में। तो ये आप है जो मतलब इनको देख सकते हो, मतलब इनको एंशियंट हिस्ट्री से जोड़ के देख सकते हो। भारत की प्रमुख नदियों की सूची बनाएं और इन्हें भारत के बाह्य रेखीय मानचित्र पर अंकित करें। ये नदियाँ इंपॉर्टेंट हो जाती है आपकी। ठीक है। नदियों को प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे इसमें कहा गया कि इनका शासन वंश है, जो शासन का जो था वो इन नदियों के किनारे था। इस नदी के दक्षिण में, इस नदी के उत्तर में तो कर्नाटका का बताया है, उड़ीसा का बताया है। तो इनको आप देख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है। थैंक यू।